हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर क्लास में। तो आज सैटरडे है 10 ऑफ अक्टूबर 2020। तो वैसे तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कायदे से होना चाहिए उस पर हम कल शाम को बात कर चुके हैं नोबेल पीस प्राइज के ऊपर जो मिला था WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो आप ऊपर के आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं, आपको वह वहां दिख जाएगी। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रुद्रम के ऊपर। इसके आज हम डिस्कस करेंगे एम राजेश्वरम राव और हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा दिनेश कुमार खारा। तो आज की क्लास के अंदर हम इन तीन नॉर्मल टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। रुद्रम एक अच्छा टॉपिक है और जरूरी है कि आप इसको जानें। तो सबसे पहले हम रुद्रम को लेकर के बात कर लेते हैं। रुद्रम है क्या? देखो रुद्रम क्या है, देखो कल शुक्रवार था तो कल शुक्रवार को DRDO ने अपने बालासोर के अंदर जो है ना उसका टेस्ट रेंज, बालासोर वाले टेस्ट रेंज से क्या किया, बालासोर के अंदर चांदीपुर में टेस्ट रेंज है, ये है उड़ीसा के अंदर है। तो वहां से इसने क्या करा है, एक मिसाइल का परीक्षण किया है। कैसी मिसाइल है? विकिरण रोधी मिसाइल है। विकिरण रोधी मिसाइल का इसने वहां सफल परीक्षण किया है। तो इसलिए इस मिसाइल को आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो रुद्रम है, रुद्रम एक विकिरण रोधी मिसाइल है। ठीक है, इतना ही नहीं, केवल साथ ही साथ ये क्या है, ये भारत की ना पहली विकिरण रोधी मिसाइल है। साथ साथ में खास बात यह है कि यह पहली पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, यानी कि इसको अच्छी तरह पूरी तरह से ही भारत में तैयार किया गया है, जो भारत के लिए, हमारे लिए और आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, माना जा रहा है। और फिलहाल यह टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में भी बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए यह टॉपिक जानना जरूरी है। तो हम रुद्रम पर चर्चा कर रहे हैं। रुद्रम क्या है? भारत की पहली विकिरण रोधी मिसाइल है। तो कल किस प्रकार से टेस्ट किया गया? कल यह टेस्ट सुबह किया गया था और सुखोई 30 से किया गया है। सुखोई 30 MKI हम जानते हैं, कल की हमने क्लास के अंदर इस बारे में चर्चा की थी। यह भारत का एक फाइटर जेट है। तो इसके द्वारा इसको टेस्ट किया गया था और यह जो मिसाइल है विकिरण रोधी, यह पूरी तरह से अपने टारगेट पे आकर के लगी थी। टारगेट ने ध्वस्त किया था। तो ऐसी स्थिति में सबके द्वारा यह सूचना दी गई कि यह मिसाइल जो है यह पूरी तरह से सफल रही है। इसका टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा है, जो हमारे लिए जानना जरूरी था। अगर इसकी मारक क्षमता की बात करें, कितनी क्षमता है इसकी, तो यह 250 किलोमीटर तक की रेंज को ध्वस्त कर सकती है। इसकी अब तक की है पूरी तरह से क्षमता मानी जाती है। तो 250 किलोमीटर की क्षमता की वजह से क्या है, यह माना जा रहा है कि यह बहुत ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइल है अपने आप में। अभी इसको क्या किया गया, अभी इसको केवल सुखोई 30 MKI से टेस्ट किया गया है। सुखोई 30 MKI से पूरी तरह से सफल मान लिया गया है। तो लेकिन अभी डिपार्टमेंट की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि आने वाले समय में इसको और जो हमारी विमान है जैसे कि तेजस है, जगुआर है और हमारा मिराज 2000 है, तो इस प्रकार के विमानों में भी इसको टेस्ट किया जाएगा और वहां भी कोशिश की जाएगी कि इनको उन विमानों के साथ भी जोड़ा जा सके और आगे की कार्रवाई की जा सके। तो और साथ ही साथ इसको बात कर लेते हैं तैयार क्यों किया गया है। तो यह जो मिसाइल है यह विकिरण रोधी मिसाइल है। तो इसीलिए यह मिसाइल शत्रु के रडारों को, वायु रक्षा प्रणालियों को और संचार नेटवर्कों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्षम है। यह इस मिसाइल की एक खास क्षमता है। यह मिसाइल पूरी तरह से शत्रु के रडारों को, वायु रक्षा की प्रणालियों को, संचार नेटवर्कों को खत्म कर सकती है। यह इसकी क्षमता है। तो यह DRDO की पहली ऐसी मिसाइल है जो जमीन से हवा पर पूरी तरह से मारने के लिए सक्षम है और बहुत अच्छी तरह से ये टारगेट खत्म कर सकती है। जमीन से हवा की मिसाइल थी पहली ही है, लेकिन अब क्या धीरे धीरे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब इसको क्या किया गया है, हाँ, जिस प्रकार के फाइटर जेट्स में लॉन्च किया गया, तो अब यह हवा से हवा में भी मारने के लिए सक्षम बहुत ज्यादा हो गई है। वजन कितना है इस मिसाइल का? अगर मिसाइल के वजन को लेकर के बात करें तो यह मिसाइल 140 किलोग्राम की है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बहुत पुरानी मिसाइलों के कंपैरिजन में अब यह आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तो इसलिए धीरे धीरे इसका वजन कम होता जा रहा है, वहीं इसकी मारक क्षमता मिसाइलों की बढ़ती जा रही है। और मैं बता चुका हूँ कि आने वाले समय में इसको बाकी अन्य जो हमारे फाइटर जेट्स है उनसे भी जोड़ने की पूरी तरह से संभावनाएं व्यक्त की गई है। तो यह DRDO की तरफ से फिर दोबारा किया गया एक अन्य प्रयास है। लगातार DRDO अपने कार्यों की वजह चर्चा बना रहता है, तो DRDO की तरफ से किया गया यह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, भारतीय सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल इतना ही नहीं है, आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। अगर हम पिछली क्लासेस की बात करें तो पिछली क्लासेस के अंदर हमने एक अभ्यास मिसाइल को लेकर के बात की थी, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। तो वह मिसाइल लेकिन जो है उसको भारत ने क्या किया था कि रूस के साथ मिलकर डेवलप किया था। लेकिन अगर इस मिसाइल के क्षेत्र में हम बात करें तो यह मिसाइल भारत ने पूरी तरह से अकेले तैयार की है और पूरी तरह से यह भारत में ही निर्मित है। तो बहुत अच्छा काम यह DRDO की तरफ से और भारत के लिए किया गया है। तो मुझे वैसे यहाँ उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, आप रुद्रम समझ गए होंगे। अमूमन क्या होता है कि पेपर में सिर्फ ना नाम देता है और आपसे पूछता है कि यह है क्या। ऐसा हुआ था पहले, एक एग्जाम था, उस एग्जाम में मैंने पेपर देखा था तो वहां लिखा हुआ था प्रहार क्या है।
टैंक है, मिसाइल है, हेलीकॉप्टर है, तो इस प्रकार के ऑप्शन दे रहा, तो आपसे यहाँ भी यह पूछ सकता है कि रुद्रम क्या है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि रुद्रम क्या है। रुद्रम एक विकिरण रोधी मिसाइल है, ठीक है, जो बहुत वायु क्षेत्र के लिए, वायु सेना के लिए तैयार की गई है भारत की। इसका मुख्य क्या है, इसका मुख्य जो यह मतलब विशेषताएं हैं, यह है कि ये शत्रु के रडारों को, वायु रक्षा की प्रणालियों को, संचार नेटवर्कों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सक्षम है। 250 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। चलिए अगला रुख, अब अपना रुख अगले टॉपिक की ओर कर लेते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है एम राजेश्वर राव है। तो एम राजेश्वर राव दरअसल है कौन, इन पर चर्चा क्यों हो रही है, यह इंपॉर्टेंट क्यों है, यह समझते हैं सबसे पहले। तो दरअसल यह आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक थे। आरबीआई के अंदर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यह वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक के पद पर थे, यानी कि ये थे, अब यह उस पद पर नहीं है। अब दरअसल क्या हुआ है, अब इनका प्रमोशन हो गया है और इनको एक नया पद मिल गया है। नया पद कौन सा मिला है, अब इन्हें आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्यूटी गवर्नर बना दिया गया है, जो इनके लिए भी बहुत खास बात है। तो पहले यह वरिष्ठतम कार्यकारी निदेशक थे, अब इनको क्या किया गया, अब इन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। और इन्होंने यह स्थान किसके जगह पर लिया है, इन्होंने अपना यह स्थान एन विश्वनाथन की जगह पर लिया है। पहले इस पद पर विश्वनाथन थे, विश्वनाथन का अपना कार्यकाल पूरा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में पद का रिक्त होना था। तो पद की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए इस पद पर एम राजेश्वर राव को नियुक्त कर दिया गया है। तो इसीलिए यह जरूरी है, अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि हाल ही में किस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया, यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में नाम याद रखिएगा, एम राजेश्वर राव। किसकी जगह पर किया गया ये भी पूछ सकता, तो ऐसे तो आपको पता है कि एन विश्वनाथन, ठीक है। तो आपको आपके कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ तैयार हो रहे हैं और आप अच्छे से फिर इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगली बात कर लेते हैं दिनेश कुमार खारा की। दिनेश कुमार खारा का संबंध भी बैंक से ही है। दरअसल यह पहले आरबीआई के ना वरिष्ठतम प्रबंधन निदेशक थे। आरबीआई के वरिष्ठतम प्रबंधक निदेशक के पद पर यह थे, लेकिन अब इनका भी प्रमोशन हो गया और इन्हें एसबीआई के चेयरमैन बना दिया गया है। पहले यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अंदर वरिष्ठतम प्रबंधक निदेशक थे। तो स्टेट बैंक के वरिष्ठतम प्रबंधक निदेशक को क्या किया है, अब एसबीआई के चेयरमैन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में यह टॉपिक हमारे लिए जानना जरूरी हो गया, तो इनको एक नया पद दे दिया गया है। इन्होंने यह पद कैसे संभाला, पहले जो एसबीआई चेयरमैन थे, एसबीआई चेयरमैन का नाम था रजनीश कुमार। रजनीश कुमार ने इसी मंगलवार को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने की वजह से यह पद भी रिक्त होना था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक के बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की थी एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए। तो ऐसी स्थिति में इनकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और जो सिफारिश है, सिफारिश स्वीकार होने के बाद अब यह एसबीआई के चेयरमैन हो गए हैं। और डिपार्टमेंट ने यह भी बताया है कि इनका जो यह कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहने वाला है, यानी कि यह इस पद पर 3 वर्ष तक रहेंगे। अगर हम बात करें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के विभिन्न पदों पर नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, तो नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश जो है यह बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो आगे सिफारिश भेजता है। उसके बाद जब वह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हो जाता है। तो उस प्रकार से यह बात थी नियुक्ति को लेकर के। तो हमने आरबीआई के जो हमारे नए बने हैं डिप्टी गवर्नर, उस पद को लेकर के बात की, और एसबीआई के अंदर जो नया चेयरमैन का पद संभाला है दिनेश कुमार खारा ने, हमने इसको लेकर के भी बात कर ली है। तो वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छे से क्वेश्चन आप बनाने के लिए आप लायक हो, यदि ऐसी स्थिति में यहाँ से किसी के क्वेश्चन आते हैं तो। बाकी आज की क्लास के अंदर हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। पहला टॉपिक था हमारा रुद्रम, दूसरा टॉपिक था हमारा एम राजेश्वरम राव, और तीसरा टॉपिक था हमारा दिनेश कुमार खारा। मुझे उम्मीद है आपके यह टॉपिक अच्छे से तैयार हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छे से कर लेंगे। बाकी इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। अब हम मिलते हैं सीधा मंडे। हाँ, तो अब मंडे मिलेंगे, आज शाम की वीडियो नहीं आ पाएगी एंड कल संडे है, तो ऐसी स्थिति में हम परसों मिलते हैं मंडे को मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास के अंदर, जहां हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तब तक के लिए विदा दीजिए, वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।